हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS गेटविज। इस वीडियो में डिज़ाइन ऑफ मैसनरी स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 32 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज़ का पार्ट 4 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें पूछा गया है कि फॉर मैसनरी वर्क विथ सॉलिड ब्रिक्स, यानी आप ब्रिक मैसनरी का अगर काम कर रहे हैं तो आपको मोटार की कंसिस्टेंसी कितनी डिजायरेबल है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारा मोटार होता है दिस इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये आपको पता है कि जो मोटार है हमारा दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब किसका मिक्सचर है? जिसमें आप क्या करते हैं, यू मिक्स इंटीमेटली द सीमेंटिशियस मटेरियल। जो सीमेंटिशियस मटेरियल मतलब जिसमें आपकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज है, जिसमें आपकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज इंपार्ट कर रही हैं। ठीक है, तो सीमेंटिस मटेरियल हो गया इस मिक्सचर में, एक हमारा हो गया वाटर और एक हो गया हमारा इनर्ट मटेरियल। ये इनर्ट मटेरियल जनरली हम क्या यूज करते हैं, सैंड। आप जैसे आपका फ्लाई ऐश, सुर्खी, ये भी आपके इनर्ट मटेरियल की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पर जो ब्रिक मैसनरी में आपका इनर्ट मटेरियल यूज हो रहा है वो सैंड यूज हो रहा है। और सीमेंटिशियस मटेरियल में आपके जनरली दो चीजें यूज होती हैं, कंबाइन करके भी यूज होती हैं और अलग अलग भी यूज होती हैं। एक हो गया आपका सीमेंट और एक आपका हो गया लाइम, जो कि आपको बाइंडिंग प्रॉपर्टीज आपके मोटार में इम्पार्ट कर रही हैं। तो ये एक मोटार जो है इसमें आपके ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो जब आप इन तीनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद जब आप इसका यूज मैसनरी वर्क में करेंगे इस मोटार का, तो उसके लिए एक डिजायरेबल वर्किंग कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। अब वर्किंग कंसिस्टेंसी कैसे डिफाइन होगी? वर्किंग कंसिस्टेंसी जो मेसन या जो वर्कर काम कर रहा है वो ये जज करेगा। और किन चीजों को वो देखेगा? इट हैज टू बी जज्ड बाय द वर्कर, बिकॉज यूज उसे करना है जो कि मैसनरी में यूज कर रहा है। तो उसको यूज करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज कंसिस्टेंसी जज करने के लिए वो उसकी फ्लूइडिटी देखेगा और उसकी बेसिकली वाटर रिटेंटिविटी क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मैसनरी यू आर यूजिंग। ठीक है, तो जनरली ये देखा गया है कि जो आपके जैसे थिनर जॉइंट्स हैं, ब्रिक मैसनरी के जो थिनर जॉइंट्स हैं, वहां पर आपको जगह कम होगी, तो वहां आपको थोड़ा फ्लूइड, जहां उस मोटार को यूज करना होगा जिसकी जो फ्लूइडिटी होगी वो ज्यादा होगी। इट मीन्स उसकी कंसिस्टेंसी आपको ज्यादा रखनी है। अब सपोज आपको मोटार ऐसी जगह यूज करना है, बेसिकली बेड जॉइंट्स जो होंगे हमारे, जो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारे बेड जॉइंट्स हैं जो कि अंडर वर्टिकल प्रेशर हैं, वहां पर आपको स्टिफर मोटार यूज करना है। यानी वहां पर इसके कंपैरेटिवली हमारी जो फ्लूइडिटी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू हमारा जो आपने मोटर थिनर जॉइंट्स में यूज किया। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारी वर्किंग कंसिस्टेंसी है ये डिपेंड करेगी हमारी कि आप किस टाइप की मैसनरी पे काम कर रहे हो। ठीक है, अब आते हैं कुछ कोडल प्रोविजंस पे। IS 2250 हमारा कोड है जो कि इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है और क्या स्पेसिफिकेशंस हमारे रिक्वायर्ड हैं मोटार को मैसनरी में यूज करने के लिए, वो ये स्पेसिफाई करता है। और एक टेस्ट प्रोसीजर भी स्टैब्लिश करता है कि आपको कंसिस्टेंसी ऑफ मोटार निकालना कैसे है। उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया हुआ है अपेंडिक्स B ऑफ दिस कोड, जिसमें ये हमारा स्टैंडर्ड कोन ऑपरेटर्स हैज टू बी यूज्ड फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ मोटार। कंसिस्टेंसी ऑफ मोटार जो लिखी जाएगी, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। ये ध्यान रखने वाली बात है, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि मोटार की कंसिस्टेंसी जो है वो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है। यहाँ पे स्टैंडर्ड कोनिकल कंटेनर है जिसमें डिफरेंट परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट से आप मोटार को इस पे फिल कर लेते हो, एंड फॉर अ डिफाइंड टाइम एज पर कोडल प्रोविजंस जो ये पेनिट्रोमीटर कोन हमारा पेनिट्रेट करता है ये हमारा डिफाइन करता है कि हमारी मोटार की कंसिस्टेंसी कितनी होगी। अगर आपका मोटार फ्लूइडिटी ज़्यादा है तो आपका पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी ऑफ मोटार।
अगर आपका मोटार जो है वो स्टिफर होगा, हार्डर होगा, तो पेनिट्रेशन हमारा कम हो जाएगा, तो उसकी कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एग्जाम इसमें पूछा गया इस क्वेश्चन में कि हमारा सॉलिड ब्रिक्स का अगर यूज कर रहे हो, सॉलिड ब्रिक हमारा ये हुआ जिसमें हमारी कैविटीज या हमारे परफोरेशंस नहीं है, और ये हमारा परफोरेटेड ब्रिक हो गया। ये दीज आर लाइट वेट ब्रिक्स जिसमें हमारे परफोरेशंस बने हुए हैं, ठीक है। तो जब आप सॉलिड ब्रिक्स का यूज कर रहे हो तो हमारा IS 2250 कोड ये कहता है कि ब्रिक मैसनरी में आपकी जो डिजायर्ड हमारी कंसिस्टेंसी है वो आपकी 90 से 130 mm यानी 9 सेंटीमीटर से लेके 13 सेंटीमीटर आपका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है, विच इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी। और अगर आप परफोरेटेड ब्रिक्स यूज कर रहे हो तो आप कंसिस्टेंसी जो डिजायर्ड है वो आपको कम रखनी पड़ेगी, 7 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर। अगर आप कैविटीज फिल करने के लिए मोटार को यूज कर रहे हो तो बिकॉज कैविटी फिल करनी है वहां पर आपको फ्लूइडिटी कंसिस्टेंसी ज्यादा रखनी पड़ेगी, तो आपको वहां पे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन हमारा ज्यादा होगा 13 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज हमारी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों सिचुएशंस के लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बिकॉज सॉलिड ब्रिक्स के लिए पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर रिटेंटिविटी ऑफ ब्रिक मैसनरी शुड नॉट बी लेस देन। तो जब भी आप मोटार यूज कर रहे हो तो यहाँ पर देख लेते हैं कि दिस इज अ मोटार जिसको आपने वाटर से प्रिपेयर किया है, जो सर्टेन फ्लूइडिटी, सर्टेन वर्केबल कंसिस्टेंसी इम्पार्ट कर रहा है मोटार को, सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन ब्रिक मैसनरी। तो अब होगा क्या, इस मोटार को अगर हम एक सिंगल यूनिट माने, इसमें हमारा पानी मिला हुआ है, इसके बगल अगल बगल हमारे क्या है, ब्रिक्स हैं। अगर हम ब्रिक मैसनरी यूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है ब्रिक मैसनरी, तो यहाँ पर हमारी मैसनरी यूनिट्स हैं, ठीक है, जिन्हें यहाँ पर ब्रिक्स दिया हुआ है। तो होगा क्या, जो आप वाटर यूज कर रहे हो, जैसे ही आपने मोटार प्रिपेयर किया, हमारा टाइम के साथ देयर इज अ इवापोरेशन लॉस, जिसकी वजह से जो आपने पानी इसमें मिलाया हुआ है मोटार को डिजायर्ड कंसिस्टेंसी गेन करने के लिए, उससे लॉस होने लगेगा। और साथ ही साथ बिकॉज यहाँ पर जो आप ब्रिक्स यूज कर रहे हो, दे हैव द कैपिलरी वॉइड्स, उसमें कैपिलरीज हैं, तो यहाँ पर एक फेनोमेना होगा विच इज कॉल्ड सक्शन। इस फेनोमेना को बोलेंगे सक्शन, बिकॉज ये इसके साथ मोटार बॉन्डेड है और मोटार में हमारा पानी है, बिकॉज ऑफ कैपिलरी कैविटीज। कैपिलरी कैविटीज क्यों है, क्योंकि हमारा बेसिकली जो ब्रिक है वो हमारा पोरस होता है, ठीक है। तो सक्शन फेनोमेना होगा जिससे फर्दर हमारा वाटर लॉस होगा। तो दो तरीके से हमारा वाटर लॉस हो रहा है, सक्शन से और इवापोरेशन से। तो वाटर रिटेंटिविटी वो प्रॉपर्टी है, वो एबिलिटी है मोटार की कि इन दोनों फेनोमेना को के अगेंस्ट मोटार कितना पानी रिटेन कर सकता है। यहाँ पर कोड ने IS 2250 ने यहाँ पर डिफाइन किया है कि द एबिलिटी ऑफ मोटार्स टू रिटेन वाटर अगेंस्ट सक्शन एंड इवापोरेशन इन जनरल, इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ मोटार्स। तो ये एक तरीके से, बिकॉज जितना ज़्यादा हमारी रिटेंटिविटी होगी उतना ज़्यादा हमारी वर्केबल होगी मोटार, तो इट इज कह सकते हैं कि ये हमारा इनडायरेक्ट मेजर है। डायरेक्ट मेजर नहीं है, डायरेक्ट मेजर तो हमारा पेनिट्रेशन वैल्यू थी, ये हमारा इनडायरेक्ट मेजर है वाटर रिटेंटिविटी। और इसको मेजर कैसे करते हैं, एक फ्लो टेबल होती है जिसपे हम फ्लो वैल्यू मेजर करते हैं मोटार की। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द फ्लो ऑफ मोटार व्हेन टेस्टेड ऑन अ स्टैंडर्ड फ्लो टेबल। तो वाटर रिटेंटिविटी के लिए जो ऑपरेटर्स यूज होता है वो हमारा स्टैंडर्ड फ्लो टेबल होता है, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, जिसमें सक्शन से पहले हम उसकी फ्लो वैल्यू मेजर करते हैं और आफ्टर सक्शन हम उसकी वैल्यू मेजर करते हैं। और जो हमारा वाटर रिटेंटिविटी डिजायर्ड है दैट शुड नॉट बी लेस देन 70% ऑफ द फ्लो वैल्यू बिफोर सक्शन। तो आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि वाटर रिटेंटिविटी फॉर ब्रिक मैसनरी नहीं हो रहा, इट इज फॉर दी मोटार, ठीक है। मोटार की हमारी वाटर रिटेंटिविटी होगी, ना कि हमारी ब्रिक मैसनरी की वाटर रिटेंटिविटी होगी। इट शुड नॉट बी लेस देन 70%। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर इसमें 100 ml वाटर मिक्स किया था मोटार में, तो जो लॉसेस हैं वो मैक्सिमम हमारे 30 ml हो सकते हैं। दे शुड बी लेस देन
30 ml, बिकॉज अदरवाइज इसकी वैल्यू 70 से कम हो जाएगा। इसका मतलब 70% वाटर एटलीस्ट वो रिटेन कर पाए, उसकी रिटेंटिविटी जो मोटार में पानी की रिटेंटिविटी है वो 70% से ज़्यादा हो। ये हमारी कोडल प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन द फील्ड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अदरवाइज हमारी वर्केबिलिटी या कंसिस्टेंसी का लॉस इतना ज़्यादा होगा कि हम काम नहीं कर पाएंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप कोई भी ब्रिक मैसनरी या स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो दो स्ट्रेंथ के बारे में हम पढ़ते हैं। एक तो जो हम मोटार यूज़ कर रहे हैं, सपोज अगर आप सीमेंट सैंड मोटार यूज़ कर रहे हैं या सीमेंट मोटार यूज़ कर रहे हैं जिसे कहते हैं सिंपली, तो एक तो सीमेंट सैंड का जो मोटार है उसकी स्ट्रेंथ होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, और एक हमारा जो मैसनरी यूनिट एज अ होल, यानी जिसे आप मैसनरी स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो ये ज़रूरी है कि जो मोटार स्ट्रेंथ है वो हमेशा हमारा मैसनरी स्ट्रेंथ से कम रहे। ठीक है, ये ऑब्वियस है, बिकॉज उससे पहले ही हमारी वर्टिकल स्प्लिट से जो जॉइंट्स हैं, वर्टिकल टेंसाइल स्ट्रेसेस से हमारा मैसनरी फेल हो जाएगा। इस वजह से जो मोटार स्ट्रेंथ है वो हमेशा मैसनरी स्ट्रेंथ से कम होती है। तो बेस्ड ऑन दी मोटार स्ट्रेंथ, हमारा मोटार को हम कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, L1 L2। यहाँ पे H का मतलब है हाई स्ट्रेंथ, ये हाई स्ट्रेंथ मोटार है, ये मीडियम स्ट्रेंथ मोटार है। यहाँ पे हाई वैल्यू, मीडियम स्ट्रेंथ वैल्यू और लो स्ट्रेंथ वैल्यू। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चंस में और एलेबोरेट तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। जिसमें जो H1 कैटेगरी का जो मोटार है, जनरली जो इसकी प्रोपोर्शनिंग है कुछ इस तरह होगी। अगर हम सीमेंट, लाइम, सैंड, दिस इज द मोटार, तो हमारा क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है H1 मोटार के ग्रेड में? 0 से हाफ C। C इज अ टाइप ऑफ लाइम। ABC कैटेगरी के लाइम्स को क्लासिफाई किया कोड ने, वो फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगा। और सैंड जो है वो हमारी 3 प्रोपोर्शन में है, तो 1:3 वाली भी हमारी H1 कैटेगरी में आएगी मोटार स्ट्रेंथ। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि आपका जो H1 कैटेगरी का मोटार है उसमें हमारी लाइम की प्रोपोर्शनिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करेंगे तो H1 की जो मोटार स्ट्रेंथ है वो H2 से ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन M1, ग्रेटर देन M2, ग्रेटर देन L1, ग्रेटर देन L2। तो बेस्ड ऑन दी मोटार स्ट्रेंथ। अब आते हैं मैसनरी स्ट्रेंथ। तो जैसे जैसे आपकी मैसनरी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो आपको हायर ग्रेड की मोटार यूज़ करनी होगी, ये जनरल कंसिडरेशन है। तो आप देखेंगे कि अगर हमारा H1 टाइप का मोटार है तो जो मैसनरी यूनिट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस हैज़ बीन एलेबोरेटेड इन IS कोड। ठीक है, IS कोड के प्रोविजंस में दिया गया है कि डिपेंडिंग अपॉन द मोटार टाइप आपकी मैसनरी यूनिट की जो स्ट्रेंथ है, यानी ये वाली स्ट्रेंथ जो है इसमें एज अ कंप्लीट जो असेंबली है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो इस रेंज में होनी चाहिए, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो H1 की मिनिमम स्ट्रेंथ है दैट शुड बी ग्रेटर देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ये ऑप्शन डी होगा। और फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटार की मैं स्ट्रेंथ के बारे में फर्दर वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारा जो रिच सीमेंट मोटार्स हैं आर मोर लायबल टू क्रैकिंग एज कंपेयर टू लीन मोटार्स बिकॉज रिच मोटार्स हैव। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमारे सीमेंट लाइम मोटार्स हैं, ठीक है, अभी मैं सीमेंट लाइम मोटार की बात कर रहा हूँ जिसमें आपका सीमेंट भी है और लाइम भी है एज अ सीमेंटियस मटेरियल, वो हमारे बेटर होते हैं सीमेंट मोटार्स। ये फैक्ट है और ये क्यों ऐसा है ये अभी मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें आपका सीमेंट और लाइम दोनों सीमेंटियस मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका जो सीमेंट की प्रोपोर्शनिंग है वो हमारी लाइम से अगर ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो होगा क्या, हमारी स्ट्रेंथ गेन जो होगा वो काफ़ी जल्दी होगा। देयर विल बी अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, और साथ ही साथ हमारा जो मैसनरी मिलेगी वो हमको स्ट्रॉन्ग मैसनरी मिलेगी। इसी वजह से हम
सीमेंट का प्रोपोर्शन हमेशा बढ़ा कर रखते हैं। और लाइम का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइम हमारा होगा एडवांटेज क्या मिलेगा कि जो भी क्रैक्स डेवलप होंगे वो हमारे फाइन क्रैक्स होंगे और वो प्रोपोगेट करके डेवलप होंगे, सो दैट जो एज अ होल मोटार है हमारा मैसेंट्री है वो फेल नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, इफ अ बाइंडर कंटेन्स मोर ऑफ सीमेंट एंड लेस ऑफ लाइम इट डेवलप्स स्ट्रेंथ अर्ली एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन मैच्योर्ड। अ रिच सीमेंट मोटार इज नीडेड। अब रिच सीमेंट मोटार की बात कर रहा है कि उसकी ज़रूरत कब है, जब आपको हाई स्ट्रेंथ मैसेंट्री यूनिट्स कंस्ट्रक्ट करनी है। यानी जो आप ब्रिक्स या स्टोन मैसेंट्री अगर कर रहे हैं तो ब्रिक्स और स्टोन्स की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको रिच सीमेंट मोटार यूज़ करना होगा। रिच का मतलब है कि सीमेंट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल वैल्यूज़, ठीक है। एंड सेकेंडली कि आपको अर्ली स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और अगर आपको फ्रॉस्टी कंडीशंस में काम करना है। तीसरा कि आपको मैसेंट्री जो है वो वेट लोकेशंस में, प्लिंथ लेवल में, फाउंडेशन में जब काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वेट कंडीशन है तो वहाँ पर यूज़ करनी, तो वहाँ पे हमें परवियस मोटार का यूज़ करना होगा, ठीक है, इम्परवियस यूज़ करना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको कंक्रीट की डेंसिटी बढ़ानी होगी, जिसकी वजह से आप जो सीमेंट का प्रोपोर्शनिंग है वो बढ़ा कर रखेंगे। इसलिए रिच सीमेंट मोटार्स आर यूज्ड where dense mortar being less pervious can better resist the effect of soluble salts, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटार की को यूज़ नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल हमारी ये तीन ऊपर की कंडीशंस में कोई एक कंडीशन की हमें रिक्वायरमेंट ना हो। बिकॉज उससे होगा क्या, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मोटार होगा हमारा, अगर हम बहुत ज़्यादा सीमेंट की क्वांटिटी कर देंगे तो एक तो इकोनॉमी वाला एक कंसिडरेशन वो तो है ही है, बट जो स्ट्रक्चरली हमारा दिक्कत आती है कि अगर कोई भी मैसेंट्री में डिफरेंशियल मूवमेंट होगा तो कुछ हमारे क्रैक्स डेवलप करेंगे और वो फर्दर हमारे बढ़ते जाएंगे और हमारा मैसेंट्री फेल हो जाएगा। लेकिन वीक मोटार जिसमें हमारा सीमेंट की क्वांटिटी आपने कम रखी हुई है और हमारा लाइम की कंटेंट आपने बढ़ा दी है, यहाँ पर लिखा है वीक मोटार वो मोटार है जिसमें आपकी लाइम ज़्यादा हो रही है और सीमेंट कम है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, डिफरेंशियल मूवमेंट्स हो रहे हैं, उससे हमारी क्रैकिंग जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ हेयर क्रैक्स, जो कि लेस नोटिसेबल होंगी, और जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा वो भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑल्सो स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ मैसेंट्री यूनिट्स आर रिड्यूस्ड इफ वीक मोटार इज यूज्ड। लीन मोटार्स ऑफ सीमेंट एलोन आर हार्श। अगर हम सिर्फ यहाँ इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, सिर्फ और सिर्फ लीन मोटार सीमेंट का यूज कर रहे हैं, इसमें अगर हमारा लाइम नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, तो होगा क्या, जो हमारा मिक्स बनेगा वो हार्श होगा, परवियस होगा, उसमें वाइड ज़्यादा होंगे और उसकी वर्केबिलिटी भी कम होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग मोटार्स हमें तभी यूज़ करने हैं जब हमारी ऊपर की तीन कंडीशंस मेट आउट हो रही हों, और हमेशा हम ये प्रेफर करते हैं कि हम हमेशा कंपोजिट मोटार्स यूज करें। इंपॉर्टेंट चीज है, वी ऑलवेज प्रेफर कंपोजिट मोटार ऑफ सीमेंट, लाइम एंड सैंड। दिस इज इंपॉर्टेंट। और कभी आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आपको कंपोजिट मोटार जिसमें सीमेंट, लाइम, सैंड की प्रोपोर्शनिंग प्रॉपर है वो यूज करना चाहिए, ताकि हमारी एक स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन वाला, क्रैकिंग वाला क्राइटेरिया है वो हमारा मीट आउट हो जाए। तो रिच सीमेंट मोटार्स आर मोर लायबल टू क्रैकिंग, उसमें हमारा क्रैकिंग ज़्यादा होगी बिकॉज हमने सीमेंट ज़्यादा डाल रखी है, तो हमारा श्रिंकेज ज़्यादा होगा जिसकी वजह से क्रैक हमारे ज़्यादा होंगे, और स्ट्रेंथ भी हमारी अर्ली स्ट्रेंथ गेन होगी और ग्रेटर स्ट्रेंथ होगी। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट से करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमेंट मोटार्स रिचर देन 1:3। 1:3 से रिचर मोटार का मतलब ये है हमारा 1:2। जनरली हम जो सीमेंट मोटार्स यूज़ करते हैं वो हमारे 1:8 से लेकर 1:3 तक मैसेंट्री में यूज़ किए जाते हैं। अगर हम 1:3 से 1:2 पे जाते हैं, मीन्स इससे भी ज़्यादा रिचर, यानी हमने यहाँ पर जो ये हमारा इनर्ट मटेरियल यानी सैंड था वो कम कर दी और हमारा सीमेंट उतना ही रहा, तो ये हमारा रिचर देन 1:3 हो गया। और इससे जो लीनर होगा वो हमारा 1:4 होगा। तो इधर आप लीनर की तरफ जा रहे हैं, यानी सीमेंट का क्वांटिटी आपका एक तरीके से कम होता जा रहा है, और इधर आपका रिचर कंक्रीट होगा। तो 1:3 हमारी बॉर्डर लाइन कंडीशन है
जिसके आपको इधर नहीं जाना है। दिस इज नॉट अलाउड एंड दिस इज अलाउड बट अप टू 1:8 डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो हम ये यूज क्यों नहीं करते? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसको हम ग्राफ से समझें कि बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस एंड टेस्टिंग्स परफॉर्म्ड इन लेबोरेटरी, ये देखा गया कि अगर हमारी मैसनरी की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, या मैसनरी की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, मोटार की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, मैसनरी यूनिट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और यहाँ पे टाइप ऑफ मोटार की प्रोपोर्शनिंग्स, मोटार मिक्स क्या है, कि अगर ये कुछ इस तरह आता है, ठीक है, यहाँ पर जाके अगर हम यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं, ये 1:8 ग्रेड यूज किया, बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर आपकी 1:3 बॉर्डर लाइन कंडीशन है, आपका मैसनरी की यूनिट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इस पॉइंट पर जाके हमारी ये सैचुरेशन स्टेज पे आ जाती है। इसके बाद आपकी जो मैसनरी की स्ट्रेंथ है, जो कंप्लीट यूनिट की स्ट्रेंथ है, वो आपकी उस पर गेन आपको नहीं मिलता। तो इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए आपको अननेसेसरी सीमेंट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको हायर स्ट्रेंथ में भी 1:3 पर ही मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल जा रही है। तो अननेसेसरी आपको सीमेंट डालकर इकोनॉमिकल नहीं बनाना है, और साथ ही साथ हमारा श्रिंकेज भी बढ़ जाएगा अगर आप सीमेंट बढ़ा दोगे तो। देयर इज नो गेन इन स्ट्रेंथ ऑफ मैसनरी एंड देयर इज अ हाई श्रिंकेज। यहाँ पर देयर आर प्रोन टू सिग्रीगेशन। सीमेंट बढ़ाने से आपका सिग्रीगेशन नहीं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे केवल 1 और 2 होंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि मोटार्स लीनर देन 1:5, यानी आप 1:5 एक दूसरी बाउंड्री लिमिट है। अगर आप इससे नीचे जाते हो तो आपकी जो मिक्स है वो हार्श हो जाएगी और अनवर्केबल हो जाएगी, और वहाँ पर आपका सिग्रीगेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपने सीमेंट कम कर दिया। आप अगर बाइंडिंग मटेरियल कम कर दोगे तो 1:5 ग्रेड से कम होने पर, यानी इधर से लीनर होने पर आपका जो मिक्स है वो आपका हार्श हो जाएगा और हमारे सिग्रीगेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज आपका बाइंडिंग मटेरियल ही कम हो जा रहा है। ठीक है, सीमेंट मोटर जो भी होते हैं वो हमारे अर्ली सेट हो जाते हैं एंड स्ट्रेंथ गेन ज़्यादा करते हैं। और सेटिंग क्यों हो रही है मोटार की? बिकॉज पानी के साथ जैसे ही सीमेंट मिलती है तो देयर इज अ केमिकल चेंजेस, इसकी वजह से हमारी सेटिंग हो जाती है। एंड दस दीज मोटार्स कैन सेट एंड हार्डन इन वेट लोकेशंस आल्सो। लीन मोटार में क्या होगा, हमारे वॉइड्स रहते हैं, जो सैंड में हमारे वॉइड्स हैं वो हमारे बाइंडिंग मटेरियल से नहीं फिल होते हैं, जिसकी वजह से वो इम्परवियस रह जाती है। तो लीन मोटार्स जो हैं हमारे, यानी 1:5 से नीचे हमारे लीनर मोटार कंसिडर किए जाते हैं। तो लीन मोटार 1:5 से नीचे जब होंगे तो ये हमारे इम्परवियस कैटेगरी में आएंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारी सीमेंट सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होती सीमेंट के सैंड यानी इनर्ट मटेरियल के वॉइड्स को फिल करने की वजह, तो इम्परवियस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें उनको वहाँ नहीं यूज़ करना है जहाँ पर हमें वेट लोकेशंस हैं, ऐसी लोकेशंस पे। तो रिच मोटार्स हैव गुड स्ट्रेंथ, दे हैव हाई श्रिंकेज एंड दस मोर लायबल टू क्रैकिंग। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन दिया है रिच और लीन मोटार्स का, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मैसनरी बिल्डिंग्स, यानी आप जब बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए डिज़ाइन करते हैं तो आपको कौन सा कोड फॉलो करना है? यू हैव टू फॉलो IS 4326। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैसनरी बिल्डिंग्स को, यानी बिल्डिंग्स के लिए अर्थक्वेक जो डिज़ाइन है वो हमारी IS 4326 के अकॉर्डिंग की जाती है, जिसमें हमारे बेस्ड ऑन दी बिल्डिंग कैटेगरीज, based on the seismic coefficient, based on the soil foundation characteristics and the importance factor, हमारे कोड ने IS 1893 ने बिल्डिंग्स को 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, A, B, C, D, E, जिसमें A जो है ये हमारा डिफंक्ट हो गया है जब हमारा जोन 1 जो सेस्मिक जोन था और जोन 2 मर्ज किया गया है। ठीक है, तो ये जो जोन के लिए होता था। ठीक है, तो जोन 2 जो है वो आपका B के लिए हो गया है, C जो बिल्डिंग कैटेगरी 3 के लिए हो गया है, 4 और 5।
ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम बेसिकली जो मैसनरी बिल्डिंग्स हैं, मैसनरी बिल्डिंग्स जोन 3, 4, 5 में है, वहाँ पर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए उनको डिज़ाइन करते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंपॉर्टेंस फैक्टर जब 1 होगा तो ये कंडीशन आएगी, और जो हमारा 1.5 अगर इंपॉर्टेंस फैक्टर होगा तो बी कैटेगरी की जो बिल्डिंग्स है वो हमारी जोन 2 की जगह यहाँ 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हमारा जोन 5 और जोन 5 में आने लगेंगी कैटेगरी ई की बिल्डिंग्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमें वो प्रोविजंस कंसीडर करने हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जब आप कोई मैसनरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो दो ओपनिंग्स के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो मिनिमम कितनी रखेंगे, हमारी लोड बियरिंग वॉल है अगर। तो यहाँ पर मैंने बिल्डिंग दिखाई हुई है, तो यहाँ पे ये विंडोज़ हैं, एक तरीके की ओपनिंग है, और ये हमारा वेंटिलेशन है, तो एक तरीके की भी ओपनिंग है। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है इन दोनों बीच की ओपनिंग यानी H3, ये मिनिमम चाहे किसी भी क्लास की बिल्डिंग हो हमारी, वो मिनिमम ओपनिंग आपको मिनिमम स्पेसिंग जो रखनी है वो 60 सेंटीमीटर यानी 600 mm रखनी है। ये हमारा IS 4326 के कोडल प्रोविजंस हैं, जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग जब आप डिज़ाइन करोगे तो जोन सी, जोन कैटेगरी डी और कैटेगरी ई की बिल्डिंग जो कि हमारे जोन बेसिकली 3, 4, 5 की कैटेगरी में आएंगे, वो 600 mm आपको रखना ही रखना है। और जो मिनिमम विड्थ है वेंटिलेटर की वो आपके 900 मिनिमम आपको रखना है। ठीक है, और भी ये कुछ ओपनिंग्स दी हुई हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका PDF आपको शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव के लिंक पे। और ये जो B4 ओपनिंग है, दिस इज द B4 ओपनिंग, जो दो ओपनिंग्स के बीच में है। ये जो B4 ओपनिंग्स है, कोड ये कहता है अगर हमारा सेस्मिक कोफिशिएंट 0.08 से कम है तो हमारी जो B4 है यानी दो ओपनिंग्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल दूरी है, क्लियर डिस्टेंस है, वो हमारी 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द ओपनिंग। और हाइट ऑफ द ओपनिंग कौन सी होगी, जिसकी शॉर्ट ओपनिंग होगी यानी शॉर्ट हाइट की जो ओपनिंग होगी वो उसका 1/4 से हमारी कम स्पेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो और यहां पर अगर देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 600 mm इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू ओपनिंग्स। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। For earthquake resistance masonry, where seismic coefficient is less than 0.08, the horizontal distance between two openings shall not be less than 1/4 of the height of the short opening। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं रिगार्डिंग बैंड्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रेंथनिंग मैसनरी वर्क इन मैसनरी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड इन जोन 1, 3, 4 एंड 5। तो जोन 3 एंड 4, 5 के लिए ही हमें स्पेशल डिज़ाइन कंसिडरेशंस लेने हैं IS 4326 के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना होगा, मैसनरी को स्ट्रेंथन करना होगा टू टेक केयर ऑफ ऑल द सेस्मिक फोर्सेस, जो कि हॉरिजॉन्टल शियर फोर्सेस डेवलप हो रही हैं अर्थक्वेक की वजह से, उनको कैटर करने के लिए आपको अपनी मैसनरी को स्ट्रेंथन करना होगा। तो स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसे आप बैंड बोलते हैं। बैंड बेसिकली क्या है, एक RCC रेनफोर्स्ड ब्रिक रनर है। ये कंक्रीट का भी हो सकता है या ब्रिक रनर भी हो सकता है, बट वो रेनफोर्स्ड होना चाहिए, मेटल टाइज होनी चाहिए रेनफोर्समेंट के लिए, जो कि हमारी वॉल को होल्ड करके टाई करके रखता है टू इम्पार्ट हॉरिजेंटल बेंडिंग स्ट्रेंथ इन देम। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बैंड के प्रोवाइड करने से हमारी मैसनरी की हॉरिजेंटल बेंडिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जो कि हमारी सेस्मिक डिजाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टू टेक केयर ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल शियर फोर्सेस। कि यहाँ पर अगर आपका जो ओपनिंग्स है हमारी बेसिकली वहाँ पर आप लिंटल डाल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो लिंटल वाले लेवल है ओपनिंग्स के ऊपर जो आपकी लोड, सबसे पहले तो ये लोड बियरिंग वॉल है, बिकॉज आपने यहाँ पे कोई भी कॉलम प्रोवाइड नहीं किया, तो जो भी हमारा आपका रूफ होगा उसका लोड जो होगा वो डायरेक्टली आपका इन वॉल्स के थ्रू आ रहा है। तो लोड बियरिंग वॉल्स में आप जो ओपनिंग्स के ऊपर ये बैंड डाल के रखेंगे, जो कि RCC का दिख रहा है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये फुल विड्थ में होना चाहिए, जो आपकी वॉल की विड्थ होगी उस विड्थ में पूरा डलेगा। और जो इसकी हाइट होगी, ये मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 75 mm। इसकी जो गहराई होनी चाहिए
यानी डेप्थ ऑफ आरसीसी लिंटल बैंड शुड बी ग्रेटर देन 75 mm। ये मतलब किसी भी बैंड की हो सकती है, अगर आप लिंटल लेवल पे डाल रहे हो तो वो लिंटल बैंड कहलाएगा। यहाँ पर दिख रहा है कि आपका अंडर द एक्शन ऑफ द सिस्मिक फोर्सेस हमारी लिंटल बैंड कैसे बेंड कर रहा है, एंड दीज आर दी फोर्सेस विच आर एक्टिंग लाइक अ टेंसाइल नेचर, जो पुल कर रही हैं लिंटल बैंड को। और लिंटल बैंड बिकॉज पुल हो रहा है तो इट विल इम्पार्ट द बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मैसनरी यूनिट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंड की अगर बात करें तो यहाँ देखते हैं, तो लिंटल बैंड इज अ बैंड प्रोवाइडेड एट लिंटल लेवल। ठीक है, ये हमारा लिंटल लेवल है, जो आपकी ये ओपनिंग्स है, ये लेवल पे जो आपका ये बैंड, ये आपकी आरसीसी की का रनर जो आ रहा है यहाँ पे रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का, दिस इज द लिंटल बैंड। और जो हमारी ओपनिंग्स के नीचे अगर डाल रहे हैं आप, तो ये आपका सिल बैंड कहलाता है। ठीक है, बिकॉज ये ओपनिंग के बॉटम पोर्शन पे है। ठीक है, जो आपका प्लिंथ लेवल पे आप डाल रहे हो वो आपका प्लिंथ बीम या प्लिंथ बैंड कहलाएगा। ठीक है, तो लिंटल बैंड जो होगा सभी लोड बियरिंग इंटरनल वॉल्स पे पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल बाहर वाली वॉल्स पे पड़ेगा, जितनी भी आपकी लोड बियरिंग वॉल्स हैं, एक्सटीरियर, इंटीरियर, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज क्रॉस वॉल्स। अभी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी मैं आपको बता दूंगा। जनरली स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें कि तो हमारा जो बैंड होगा वो आपका आरसीसी का होगा, जिसमें जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगी वो M15 से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लीनर ग्रेड की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क यूज़ कर रहे हैं, मीन्स आप ब्रिक वर्क भी कर सकते हो बट वो रेनफोर्स्ड होना चाहिए वो। और जो मैसनरी मोर्टार है जो यूज़ करने वाले, वो शुड नॉट बी लीनर देन 1:3 से ज़्यादा लीनर नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट शुड बी ग्रेटर देन 1:3 प्रोपोर्शनिंग। यहाँ पे 3 हमारा सैंड का रेशियो है, सॉरी 1:1:3 मीन सीमेंट लाइम और सैंड का जो रेशियो है। और फुल विड्थ में होना चाहिए और जो डेप्थ है वो 75 mm होना चाहिए। तो ये हमारा लिंटल बैंड हो गया। अब होगा क्या, यहाँ पर आपका ये फ्लैट रूफ है। फ्लैट रूफ का मतलब इस पर आपकी जो छत है वो डायरेक्टली इसी पर पड़ जाएगी। तो जब हमारा फ्लैट रूफ है और कोई भी इंटरमीडिएट वॉल्स नहीं है, तो आप इस पर स्लैब डालेंगे। तो स्लैब जब डालेंगे, वो जो ये लास्ट वाला बैंड है ये आपका कहलाएगा रूफ बैंड। ठीक है, लेकिन हम फ्लैट रूफ में प्रोवाइड नहीं करेंगे इन्हें अगर ये जो रूफ है ये कॉन्टिन्यूस है और क्रॉस वॉल्स पे सपोर्टेड है, तब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली अपनी वॉल के ऊपर रख सकते हैं अगर हमारी इंटरमीडिएट क्रॉस वॉल्स प्रोवाइडेड हैं। तो जनरली हमारा जो रूफ बैंड है वो हमारे पिच्ड रूफ्स में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपका रूफ बैंड हो गया, जो आपका ये वाला स्ट्रिप दिख रही है, एंड दिस इज द डॉटेड स्ट्रिप। ठीक है, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, अपना ट्रस स्ट्रक्चर रख रहे हो। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, दिस इज द गेबल बैंड, ये भी हमारा आरसीसी का है। और इसके बाद आप जो ट्रस के आपके परलिन्स होंगे वो रखेंगे। तो आप कह सकते हो कि जो परलिन्स है वो इस पे सपोर्टेड रहेंगे, यानी इट इज ये वाला जो बैंड है ये आपके परलिन्स के नीचे सपोर्ट रहेगा, बिकॉज इस पे परलिन्स रेस्ट करेंगे अलॉन्ग विथ ट्रस। तो ये एक तरीके से स्ट्रेंथन हो जाएगा हमारा ट्रस स्ट्रक्चर। और इन रूफ बैंड के साथ ये हमारे जो ये कनेक्शंस आ रहे हैं ये प्रॉपरली कनेक्शंस बन जाएंगे, जिसे ट्रस वॉल कनेक्शन बोलेंगे। ये आपके लिंटल वॉल्स हैं, सभी ओपनिंग्स के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, और ये हमारा प्लिंथ लेवल पे तो प्लिंथ बैंड कहलाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है कि रूफ बैंड वो बैंड है जो कि हमारा रूफ या फ्लोर के इमीडिएटली नीचे प्रोवाइड किया जाता है। और सच ए बैंड नीड नॉट टू बी प्रोवाइडेड अंडरनीथ। हमें प्रोवाइड करने की कहाँ ज़रूरत नहीं है अगर हमारा रेनफोर्स्ड कंक्रीट या ब्रिक वर्क स्लैब आप रेस्ट कर रहे हो डायरेक्टली बियरिंग वॉल पे, तो हमें ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो हमारे जो स्लैब्स हैं वो कॉन्टीन्यूस होने चाहिए इंटरमीडिएट वॉल पे या क्रॉस वॉल्स पे, और दे कवर द विड्थ ऑफ द एंड वॉल्स। जो आपकी एंड वॉल्स हैं वो ये आपकी एंड वॉल्स हैं। ठीक है, तो जो इसके ऊपर आपका रूफ आ रहा होगा, अगर ये मान लेते हैं कि ये इस पर कुछ आ रहा होगा, ये आपका रूफ स्लैब है, तो ये इसकी थिकनेस जो है
अगर टी है तो ये सपोर्ट 354 से ज़्यादा होगा, तो आपको ये वाली बॉन्ड बीम की या रूफ बैंड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और गैबल बैंड इज अ बैंड प्रोवाइडेड द टॉप ऑफ गैबल मैसनरी बिलो द पर्लिन्स, ठीक है। दिस बैंड शैल बी मेड कॉन्टिन्यूस विथ रूफ बैंड एट ईव्स लेवल। ईव्स लेवल हमारा जो ट्रस का बॉटम मोस्ट लेवल है वो हमारा ईव्स लेवल कहलाता है। दिस इज द ईव लेवल, ठीक है, ये हमारा ईव लेवल है ऑफ द ट्रस, दैट शैल बी कॉन्टिन्यूस विथ अ गैबल बैंड, ठीक है। तो अगर आप अब स्टेटमेंट्स देखेंगे, लिंटल बैंड इज प्रोवाइडेड एट लिंटल लेवल ऑन पार्टीशन वॉल, ये गलत है, ये हमारा इसकी जगह लोड बियरिंग वॉल्स होगा। गेबल बैंड इज प्रोवाइडेड एट टॉप ऑफ गेबल मैसनरी बिलो द पर्लिन्स, ये सही स्टेटमेंट है। द बैंड शैल बी फुल विड्थ ऑफ वॉल एंड नॉट लेस देन 75 mm इन डेप्थ, ये भी सही है। द बैंड शैल बी मेड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट ओनली, ये गलत है, बिकॉज आप रेनफोर्स्ड कंक्रीट ब्रिक वर्क का भी बैंड प्रोवाइड कर सकते हो। तो केवल हमारा स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट होंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस तरह की वीडियोस में फर्दर बनाता रहूँगा। थैंक यू।